ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हाल में इसमें इंडिया की रैंकिंग 94 बताई गई थी आउट ऑफ 107 कंट्रीज। नाम सुनकर लगता है कि इस इंडेक्स में यह बताया जाता होगा कि किस देश में कितने लोग रोज रात को भूखे सोते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया जाता है वो मैं आपको अगले कुछ मिनट में ऐसा समझा दूंगा कि आप किसी को जाकर पढ़ा सकेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन इनकी वेबसाइट पर लिखी है कि एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है जिसमें पूरी दुनिया की हंगर यानी भूख को मेजर और ट्रैक किया जाता है। ये भी कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस पर कोई एक्शन लिया जा सके। भूख की परिभाषा यानी हंगर की डेफिनेशन ये बताते हैं कि जब शरीर में कैलोरीज कम हो जाएं तो उसे हंगर कहते हैं। इसी तरह से अंडर न्यूट्रिशन होता है कि कैलोरीज से एक स्टेप आगे जाकर आप देखें कि जब शरीर में वाइटमिन्स प्रोटीन मिनरल्स कम हो जाए तो अंडर न्यूट्रिशन। और मेल न्यूट्रिशन होता है कि या तो ये कम हो जाए या तो ये ज़्यादा हो जाए। हंगर इंडेक्स किन पैरामीटर पर बनाया जाता है उसके लिए आप इस सर्कल को देखिए। आउटर सर्कल में जो 3 पैरामीटर लिखे हुए हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, ये 3 पैरामीटर हैं और इसके अंदर के जो 4 डेटा पॉइंट हैं उनके बेसिस पर ये तय किया जाता है। 4 डेटा पॉइंट्स हैं चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि बच्चों की जो हाइट है जितनी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज में उतनी ना होना। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हाइट के बच्चे का वेट उस हाइट के हिसाब से कम होना। तो अंडर 5 जो एज में बच्चों की डेथ हो जाती है, 1000 में से वो कितने बच्चे की डेथ हो गई वो बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। और चौथा पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट। इन चारों पैरामीटर को लेकर हम एक स्कोर तैयार करते हैं और उसके बेसिस पर पता लगाया जाता है कि कंट्री का हंगर इंडेक्स में कहाँ पर पोजीशन आने वाली है। अब ये स्कोर कैसे तैयार होता है उसके पहले देखते हैं ये डेटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं। तो इन चारों पैरामीटर का डेटा कलेक्ट करने के लिए ये वेबसाइट यूज़ करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन या फिर यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यानी कि काफ़ी रेप्यूटेड जगह से डेटा को कलेक्ट करते हैं। 2020 के लिए इन्होंने कुछ डेटा 2018 का लिया है, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल डेटा होता है वही ये लेते हैं। अब जो 2018 का डेटा है, यहाँ पर एक साइड नोट आपको बता दूं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा 2018 का जो इन्होंने लिया है उसमें इंडिया की सबसे बुरी कंडीशन थी। तो ये डेटा कलेक्ट होने के बाद इनके पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि इस डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है वो एज ए परसेंटेज ऑफ एज कलेक्ट किया जाता है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी। 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर उनके लिए है जिनकी एज 0 से 5 साल के बीच में, यानी कि बच्चों के लिए पैरामीटर है। और ये 3 पैरामीटर हैं 4 में से, यानी कि ये जो ओवरऑल स्कोर निकल कर आने वाला है उसमें प्रीडोमिनेंटली जो चीज़ मैटर करेगी वो मैटर करेगी 0 से 5 साल के बच्चे, जिनकी संख्या भारत की आबादी में तकरीबन 10% है। जो मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट बोला था कि ये नहीं कैलकुलेट करते कि कितने लोग रात में भूखे सोते हैं, बल्कि इस इंडेक्स में मेजॉरिटी की चीज़ जो कैलकुलेट की जाती है वो 0 से 5 साल के बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई हर पैरामीटर में इस एक डेकेड के अंदर सबसे ख़राब जिस कंट्री की जो भी वैल्यू रही है, सबसे ख़राब वैल्यू, उस वैल्यू को ये 100% मान लेते हैं और उसके बेसिस पर बाकी सारी कंट्रीज़ की वैल्यूज़ को जज करते हैं एक 0 से 100 के स्केल पर। और वो जज करने के बाद तीसरे पॉइंट पर ये आते हैं और यहाँ पर 1/3, 1/3 और 1/3 कर देते हैं तीनों पैरामीटर को। क्योंकि चाइल्ड वाले पैरामीटर के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों है तो वो दोनों 1/6 और 1/6 हो जाते हैं। इन सबको जब ऐड कर दिया जाता है तो एक स्कोर निकल आता है। एक बार जब आपने ये स्कोर कैलकुलेट कर लिया फिर आपके स्कोर को इस स्केल पर रख दिया जाता है और इस स्केल की जिस कैटेगरी में आपका स्कोर फॉल करेगा उसी कैटेगरी में आपकी कंट्री आ जाती है। इंडिया इस समय सीरियस कैटेगरी में आती है। इस स्केल पर आपका स्कोर जितना कम होता जाएगा इसका मतलब है आपके यहाँ उतनी हंगर कम होती जा रही है और आपका स्कोर बेटर होता जा रहा है। अब इस स्कोर के बेसिस पर कंट्रीज को जब हम रैंक करते हैं तो टोटल 107 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग 94 है। 107 कंट्रीज इसलिए ली गई हैं क्योंकि इतनी कंट्रीज का ही डेटा अवेलेबल था। जो बहुत रिच कंट्रीज है वहाँ पर चाइल्ड मेल नरिशमेंट वगैरह का डेटा अवेलेबल नहीं होता और जो बहुत पुअर कंट्रीज है जहाँ पे वॉर चल रही है वहाँ पर भी डेटा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो 107 कंट्रीज में इंडिया 94th पोजीशन पर आता है। अब बात करते हैं सिर्फ इंडिया की वैल्यू की। इंडिया की इस हिस्टोरिकल चार्ट में आपको 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी। पहली कि इसमें सिर्फ 4 सालों का डेटा दिया हुआ है। दूसरी कि इसकी जो डेटा का चेंज है उसकी रेट बहुत तेज़ी से कम होती हुई दिख रही है पिछले कुछ सालों में। और इन दोनों के पीछे एक एक्सप्लेनेशन है जो इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। पहली बात, ये कहते हैं सिर्फ इन 4 सालों में ही आप डेटा को कंपेयर करिए अगर आपको करना है।
बाकी अगर आप इस साल का डेटा पिछले साल से कंपेयर करने बैठेंगे तो शायद आप गलती कर जाएं, चाहे आप इंडिया के रैंक की बात करें या फिर आप इंडिया के स्कोर की बात करें, ये साफ साफ मना करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी अपनी फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, कभी नंबर ऑफ कंट्रीज चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से रैंक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। और इसी परिवर्तन को बिना देखे इंडियन मीडिया इनके चक्कर में फंस गई। 2019 की आप हेडलाइन उठाकर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, कई सारे लोगों ने लिखा कि 2014 में हम 55 पोजीशन पर थे, अब हम 102 पोजीशन पर पहुंच गए हैं, कितनी तेजी से गिरावट आई है। ये बातें 2018 में भी लिखी गई थी और इसके पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन का सोर्स वैसे तो मैं और भी कुछ ले सकता था, बट मैं ऑल्ट न्यूज़ लूंगा क्योंकि कई सारे लोग जो मेरी बातों पर शक करेंगे वो शायद ऑल्ट न्यूज़ पर अंधा विश्वास करते होंगे, तो इसलिए मैं वहीं से लेकर आपको बताता हूँ। देखिए 2014 में क्या होता था कि मेन टेबल में सिर्फ उन कंट्रीज का डेटा आता था जिनके यहाँ स्कोर 5 से ज़्यादा है, जिनका स्कोर 5 से कम है यानी हंगर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, उनको अलग रखा जाता था। और ऐसी 44 कंट्रीज थी और ये कंट्रीज अगर मेन टेबल में आती तो ये एक से लेकर 44 तक की पोजीशन पर आती, यानी कि इसके नीचे सबकी रैंक में 44 ऐड हो जाता। तो इंडिया की रैंक 55 जो थी वो 99 पहुंच जाती 2014 में। और ये चीज़ इन्होंने चेंज कर दी 2016 में। यहाँ से इन्होंने जो साइड वाली टेबल थी उसको भी मेन टेबल में ऐड करना शुरू कर दिया। ये तो हो गई नंबर ऑफ कंट्रीज चेंज होने की बात। दूसरी बात है इनके स्कोरिंग करने का तरीका कैसे चेंज होता है। 2015 में इन्होंने अपने फॉर्मूला में चेंज किया। जो मैंने आपको शुरुआत के 4 पैरामीटर दिखाए थे उसमें जो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग वाला पैरामीटर था, इसकी जगह पहले एक पैरामीटर लेते थे और वो पैरामीटर था कि चाइल्ड अंडर वेट कितने हैं। और जब इन्होंने ये नया फॉर्मूला लगाया तो बड़े ड्रास्टिक चेंज हुए इस टेबल में। 2014 में जहां 44 कंट्रीज थी जिनका स्कोर 5 से कम था, वो 2015 में मात्र 14 रह गई। बाकी सब का स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, मगर वो इंडिया से काफ़ी ऊपर ही ऐड हुई टेबल में, इसलिए इंडिया की जो पोजीशन 2015 में थी वो 55 से बढ़कर 80 हो गई। उसके बाद जब 2016 में बाकी जो कंट्रीज थी, जो 14 कंट्रीज थी जिनको अलग टेबल में रखा जाता था, उनको भी इधर ऐड कर दिया गया, तो 80 से भी नीचे जाकर इंडिया की पोजीशन 97 पर पहुंच गई 2016 में। 2017, 18, 19 ये पोजीशन यहाँ पर आपको दिखती है और 2020 में अभी पोजीशन है 94। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो कंट्रीज़ हैं ओवरऑल वो भी चेंज हुई हैं 17, 18, 19, 20 में। और उसका रीज़न है कि जिन कंट्रीज़ का डेटा अवेलेबल था उनके ही बारे में ये स्कोर बनता है, इसलिए टोटल कंट्रीज़ भी चेंज होती रहती हैं। तो रैंक को इस साल का पिछले साल से कंपेयर करना गलती हो सकती है। लेकिन आपको अगर स्कोर कंपेयर करना है तो इन्होंने बताया कि ये आप इन 4 सालों का कंपेयर करें। अब इन 4 सालों में आप देखेंगे 2012 से 2020 के बीच में जो चेंज है वो थोड़ा सा कम हुआ है। उसके पीछे का रीज़न है, जब इन्होंने फॉर्मूला अपना चेंज करा था तो उस समय जब चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग को ऐड कर दिया गया तो जिन कंट्रीज़ का जैसे स्कोर बढ़ गया था वैसे इंडिया के स्कोर में भी एक बड़ा इजाफा हुआ। और ये साल था 2015 का, और इसके बाद से इंडिया ने फिर से अपने आप को कम करने की कोशिश करी है। तो जहां 2012 में स्कोर इनका कम था, वो 15 में एक बार इतनी तेज़ी से इंक्रीज हुआ कि तब से कम होते होते अभी जितने पर पहुंचा है उसका 2012 से ओवरऑल जो चेंज है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन, जो मुझे लगता है कि अगर आप अब चाहें तो किसी दूसरे को जाकर पढ़ा भी सकते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठेगा कि भाई अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया की रैंक खराब है, इंडिया का स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं है, तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। इसको इम्प्रूव करने का बड़ा छोटा सा हैक है। पूरे के पूरे स्कोर में 3 पैरामीटर 4 में से 0 से 5 साल के बच्चों से रिलेटेड है। एक पैरामीटर जो कि 1/3 ऑफ द स्कोर को रूल करता है वो है कि कितने बच्चे 1000 में से उनकी डेथ हो जाती है, जिसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती हैं गरीबों को जच्चा बच्चा की देखभाल करने के लिए और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए। इसी तरह से चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग ये दोनों भी 0 से 5 साल तक के ही कैलकुलेट करे जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे प्रोग्राम को और ज़्यादा रन कर सकती है जहाँ पर बच्चे जो खासकर गरीब तबके से आते हैं वहाँ पर उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, उन्हें प्रॉपर फूड मिले, प्रॉपर नरिशमेंट मिले। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है इम्प्रूव करने के लिए वो ये है कि बच्चों के पैदा होने की दर को कम किया जाए। हमारे यहाँ वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है
और अगर बच्चे इतनी तेज़ी दर से पैदा होंगे तो उनकी डेथ रेट भी बढ़ सकती है, उनकी नरिशमेंट भी कम होगा। कई गरीब तबकों के घरों में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम बच्चों को कम पैदा करें, और उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होने से फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब होती है, बच्चों की स्थिति भी ख़राब रहती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी किया जा सकता है, यानी कि अगर आपने बच्चे कम पैदा करे तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जा सकता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी किया जा सकता है कि भाई अगर आपने इस लिमिट से ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो आपके ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसा गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है, जो भी कॉम्बिनेशन वर्क करे, ताकि इस रेट को कम किया जा सके। और ये 0 से 5 साल के एज के बच्चों में अगर गवर्नमेंट अच्छे से फोकस करे तो इन पैरामीटर में इंडिया इंप्रूव हो सकता है। वैसे अगर आप इन अलग अलग पैरामीटर में भी चार्ट देखना चाहें भारत का, तो सिर्फ चाइल्ड वेस्टिंग एक ऐसा पैरामीटर है जहां भारत थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बाकी लगातार बाकी तीनों पैरामीटर में एक डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि स्कोर जितना कम होगा उतना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये इंप्रूवमेंट अगर और थोड़ा तेजी से होगा तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया की रैंक भी बढ़ेगी, इंडिया का स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मेरा वीडियो। अब आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर और अपना थोड़ा ज्ञान अर्जन करें, देखें कि कौन कौन सी कंट्री हमसे ऊपर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ भी हमसे ऊपर है, जो कि लंबे समय से बांग्लादेश तो हमसे ऊपर ही रहा है कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2000, जो अगर आप इनका स्कोर देखेंगे तो ये हमारे लिए कंसर्न की सिचुएशन होनी चाहिए, और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो है कम शेयर होते हैं। यूट्यूब पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें बहुत चलती हैं, तो अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, क्योंकि सब रिसर्च में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और इंस्टा मोजो पर जाकर, जिसके लिंक आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप लगातार मेरे अपडेट देखना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन करिए, उसके भी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं आपसे इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, अब जो नॉन रेगुलर वाले थे वो तो चले गए। मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो पर काम कर रहा हूं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के ऊपर है। उस वीडियो पर मैंने डेटा जितना भी कलेक्ट करा था उसको मैंने सैनिटाइज कर लिया है। मैंने उस पर एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि कौन कौन से स्टेट एग्जाम कहाँ कहाँ पर डिले हुए, कब कब डिले हुए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई। थोड़ा सा काम वो लेंदी है, थोड़ा मैं टाइम कम उसे दे पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें अपडेट सोशल मीडिया पर डालता रहूँगा, और उसका एक वीडियो लेकर अगर अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीकेंड तक पक्का आपके पास आऊँगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार।